Good morning, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 5th of April 2023, Wednesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, and Instagram. Recommended play speed for this video is 1.25x. Thought of the day is striving for success without hard work is like trying to harvest where you have not planted. And these are Mint newspaper headlines, and these are Business Standard news headlines. And in today's discussion, we are going to cover approximately 10 important news headlines or news articles, 4 from Mint and remaining from Business Standard. So let us start with article number 1, that is given on page number 1 of Mint paper. RIL secured $2 billion additional loan. रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्री ने अप्रॉक्सीमेटली $3 बिलियन का फंड जो था वो रेज किया था, हम बोल सकते हैं लोन लिया था अप्रॉक्सीमेटली 55 बैंक से लास्ट वीक। और उसी पर्टिकुलर प्रोसेस में रिलायंस इंडस्ट्री ने दोबारा एक एडिशनल क्रेडिट लाइन सैंक्शन करवाई है अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन की फ्रॉम 18 बैंक। सो लास्ट वीक $3 बिलियन फ्रॉम 50 बैंक्स, ऑन सेकेंड वीक अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 18 बैंक्स। तो टोटल $5 बिलियन का जो लोन है वो रिलायंस इंडस्ट्री ने लिया है डिफरेंट इंडियन बैंक से। और कॉरपोरेट की हिस्ट्री में ये अभी तक का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट फंड रेजिंग एक्सरसाइज है थ्रू सिंडिकेटेड लोन रूट। तो इंडियन कॉरपोरेट हिस्ट्री में इतना बड़ा लोन अभी तक किसी भी कॉरपोरेट हाउस ने नहीं लिया। अब यहाँ पर एक टेक्निकल टर्म यूज हुआ है, सिंडिकेटेड लोन रूट। तो बेसिकली सिंडिकेटेड लोन रूट क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा भी इसको रैशनली देखें तो क्लियरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है। सिंडिकेटेड लोन इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ लोन in which 2 or more lenders jointly provides the loan for one or more borrowers, and definitely terms and conditions are more or less for different lenders for different borrowers। तो कई सारे जब बैंक्स मिल करके, कई सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिल करके कुछ बोरोवर्स को, एक या दो बोरोवर्स को जॉइंटली लोन देते हैं तो उसको सिंडिकेटेड लोन बोला जाता है। जनरली सारे बैंक्स एक ही टर्म्स एंड कंडीशन पर एग्री करके ये लोन बोरोवर को सैंक्शन करते हैं। और इन सारे कंसोर्शियम में, इन सारे बैंक्स में एक बैंक ऐसा होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है एज अ एजेंसी बैंक, और ये एजेंसी बैंक जो होता है ये इस लोन को मैनेज करता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और बिहाफ ऑफ अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। इस सारे बैंक्स ने मिल करके RIL को लोन दिया। अप्रॉक्सीमेटली 55 बैंक्स हैं, हमने भी डिस्कस किया। RIL को लोन दिया क्योंकि कलेक्टिवली इन्होंने लोन इसलिए दिया क्योंकि एक बैंक के लिए इतना अमाउंट का लोन सैंक्शन कर पाना काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। तो एक कंसोर्शियम फॉर्म कर लेते हैं, उस कंसोर्शियम के तहत कलेक्टिवली लोन देते हैं RIL को। और इन्हीं सारे बैंक्स में से एक बैंक को एजेंसी बैंक डिक्लेयर कर दिया जाता है, और ये एजेंसी बैंक सारे इम्प्लीमेंटेशन और लोन मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सारे अदर इंस्टीट्यूशन के बिहाफ पर ये डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है RIL से। तो इंडियन कॉर्पोरेट हिस्ट्री में ये अभी तक का सबसे बड़ा लोन है, सिंडिकेट लोन, जो RIL ने लिया है अप्रॉक्सीमेटली $5 बिलियन का। और बेसिकली जो एडिशनल $2 बिलियन का लोन लिया है RIL ने आफ्टर दिस 3 बिलियन फंड रेजिंग और क्रेडिट लाइन एक्सरसाइज, ये जो लोन लिया गया है ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम के लिए लिया गया है फॉर एक्सपेंशन इनटू 5G एंड अदर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। और जो रिमेनिंग अमाउंट है ये RIL के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ किया जाएगा। तो केवल 5 मिलियन में से केवल 2 बिलियन लोन है, 2 बिलियन जो है वो केवल 5G एक्सपेंशन के लिए रिलायंस जियो को एलोकेट किया गया है। रिमेनिंग $3 बिलियन का जो लोन है वो RIL के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ होगा। तो लेट अस सी कैसे इस $5 बिलियन के लोन को RIL यूज़ करती है। अब देख लेते हैं मिंट का दूसरा आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 पर ही दिया हुआ है। क्रूड विंडफॉल टैक्स कट टू नील बट मे रिटर्न एज ऑयल राइजेस। सो फाइनली यूनियन गवर्नमेंट ने ट्यूसडे को विंडफॉल टैक्स जो लगाया था
उसको कट कर दिया गया। तो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे थे, या हो सकता है रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद जब क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है वो सडनली इंक्रीज़ होना शुरू हो गए थे, उसके बाद से ये विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। अगर आपको विंडफॉल टैक्स के बारे में जानना है तो डिस्क्राइब सेक्शन में एक सेपरेट वीडियो दिया हुआ है, आप उसको जा करके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उसी विंडफॉल टैक्स को फाइनली ट्यूसडे को गवर्नमेंट ने निल कर दिया है। कितना विंडफॉल टैक्स लगाया था? अप्रॉक्सीमेटली 3,500 रुपये का पर टन, 3,500 पर टन का विंडफॉल टैक्स लगाया था यूनियन गवर्नमेंट ने ऑन सेलिंग डोमेस्टिक क्रूड ऑयल को सेल करने में पर टन में 3,500 रुपये का विंडफॉल टैक्स देना पड़ता था कंपनी को। फाइनली मार्च में जब क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, वो बिलो आ गए हैं एक थ्रेशोल्ड लेवल से, तो उसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर विंडफॉल टैक्स को रिमूव कर दिया है। लेकिन इस रिमूवल के साथ गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि सब्सिक्वेंटली गवर्नमेंट ऑयल प्राइसेस को रिव्यू करेगी आगे आने वाले टाइम में। अगर किसी भी तरह का इंक्रीज फिर से देखने को मिलता है ऑयल प्राइस में, तो ये ड्यूटी या ये विंडफॉल टैक्स फिर से लगाया जा सकता है। तो संडे को ओपेक प्लस कंट्री ने फिर से प्रोडक्शन कट करने की बात कही, और ऐसा कहा जा रहा है कि इस प्रोडक्शन कट के बाद जो ओपेक प्लस कंट्रीज़ ने यूनानिमसली डिसीजन लिया है, इसके बाद हो सकता है जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो फिर से बढ़ें, क्योंकि कुछ अमाउंट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। तो ये तो बात रही विंडफॉल टैक्स की। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है डीजल पर, उसको भी रिड्यूस किया है 50 पैसे थे। इससे पहले 1 रुपये थी, जिसको रिड्यूस करके 50 रुपीज़ पर लीटर कर दिया है। हालांकि जेट फ्यूल और पेट्रोल पर ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है ये भी कंटिन्यू नहीं करी है, ये भी नील है। डीजल पर लगती थी, उसको रिड्यूस कर दिया है 50 पैसे से गवर्नमेंट ने। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, डीजल से कुछ एक्सपोर्ट ड्यूटी में रिडक्शन किया है, विंडफॉल टैक्स को हटाया। कब ये विंडफॉल टैक्स इंट्रोड्यूस किया था? 1 जुलाई 2022 को ये विंडफॉल टैक्स गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था। किस लिए इंट्रोड्यूस किया था? क्रूड ऑयल के प्राइसेस से वो सडनली इंक्रीज होना शुरू हो चुके थे बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, जिसकी वजह से जो ऑयल प्रोड्यूसर्स थे, स्पेशली जो डोमेस्टिक ऑयल प्रोड्यूसर्स थे, दे वर अर्निंग द एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, और उसी की वजह से गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि गवर्नमेंट से भी वो रिवेन्यू शेयर किया जाए, and that is why windfall tax was imposed। अब चूंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस नॉर्मलाइज हो चुके हैं, डिक्लाइन होना शुरू हो चुके हैं, तो अपने 18वें फोर्थ नाइट रिवीजन में, यानी हर 15 दिन में इस विंडफॉल टैक्स का रिवीजन होता था अकॉर्डिंग टू द प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ क्रूड ऑयल। सो फाइनली अपने 18वें फोर्थ नाइट रिवीजन में गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, जिसको SAED भी बोलते हैं, विंडफॉल तो एक कॉमन पार्लांस में बोलने जाने वाला वर्ड है, इंडिया में इसको स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, उसको गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया है, या हम बोल सकते हैं रिड्यूस कर दिया है अप टू द एक्सटेंट। तो पहले ट्रांच में गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया था 4,400 से 3,500, और अब उसको निल कर दिया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। कार्बन टैक्स हर्डल लूम्स ओवर इंडिया यूके FTA टॉक्स। इंडिया यूके FTA टॉक्स और कार्बन टैक्स के बारे में हम पिछले कई न्यूज़ में डिस्कस भी कर चुके हैं, जबकि यूके और EU ने एक कार्बन टैक्स प्रपोज किया है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्कशंस और डेलिब्रेशंस चल रहे हैं इंडिया और EU और यूके के बीच में। क्यों? क्योंकि जो कार्बन टैक्स EU इम्पोज कर रहा है वो यूनिफॉर्मली ब्लैंकेट फॉर्म में सारे कंट्रीज़ पर इम्पोज किया जा रहा है, ऐसे सारे कंट्रीज़ जहाँ से EU कंट्रीज़ जो हैं वो किसी भी तरह का कार्बन या फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है EU का और UK का। तो इंडिया का ये कहना है कि जो कार्बन टैक्स का प्रपोजल आया है यूरोपियन कंट्रीज़ के साइड से, ये डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों? क्योंकि आप इसको डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ पर यूनिफॉर्मली अप्लाई कर रहे हैं, और उसको हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो हमेशा से एमिशन रिलेटेड, इन्वायरमेंटल रिलेटेड, इकोलॉजी के रिलेटेड जो भी कन्वेंशंस होते हैं, जो टैक्स होते हैं, हमेशा ही वो एग्जम्पशन की डिमांड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना होता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी अर्थ को, क्लाइमेट को, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचा दिया है।
अब जब डेवलपिंग कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज डेवलप हो रहे हैं तो उन पर आप इस तरह के कार्बन एमिशन और कार्बन टैक्स रिलेटेड जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये इम्पोज कर रहे हैं, जबकि रैशनल ये होना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए ऑन द डेवलपमेंट ग्राउंड। जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं ये अभी भी डेवलप कंट्रीज़ पर लगने चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें डेवलप कंट्रीज़ का पर कैपिटा कार्बन एमिशन तो वो डेवलपिंग कंट्रीज से बहुत ज़्यादा है। तो एक्चुअली में जो ये रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो ये टैक्स हैं, जो ये इम्पोजिशंस हैं, ये डेवलप कंट्रीज़ पर ज़्यादा लगने चाहिए इन कंपैरिजन टू डेवलपिंग कंट्रीज़। तो उसी को लेकर के ये काफ़ी टाइम से नेगोशिएशन चल रहा था जब से ये कार्बन टैक्स EU कंट्रीज़ ने, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ ने इंट्रोड्यूस किया है। और इसी बात पर इंडिया ने ये भी बोला था कि अगर ये कार्बन टैक्स जो है वो यूनिफॉर्मली सभी कंट्रीज़ पर, सारे इम्पोर्ट्स पर लगाती है EU कंट्रीज़, तो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट द इंडियाज़ नेगोशिएशन with EU and EU countries on FTA. FTA stands for Free Trade Agreement. तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है इंडिया का यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के साथ, UK के साथ, वो एक मेजर सेटबैक फेस कर सकता है, क्योंकि इंडिया फिर इस पर्टिकुलर केस में तब तक आगे नहीं बढ़ेगा या इस नेगोशिएशन में तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि कार्बन टैक्स का जो इशू है ये रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। ये तो बात हो गई EU कंट्रीज़ की। यहाँ पर जो बात हो रही है वो UK की हो रही है। क्यों? क्योंकि UK ने भी एक सिग्नल दिए हैं कि जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी आई है कार्बन टैक्स को लेकर के, कार्बन एमिशन को लेकर के, मोर स्पेसिफिकली इंपोर्ट्स पर, तो उसको, उसी सेम पॉलिसी को यूनाइटेड किंगडम भी अडॉप्ट कर सकता है। और इंडिया का FTA नेगोशिएशन चल रहा है UK से, तो उसी को लेकर के इंडिया ने बोला है कि अगर UK सेम पॉलिसी को अडॉप्ट करता है कार्बन एमिशन और कार्बन फुटप्रिंट्स और कार्बन टैक्स को लेकर के, जो कि यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन अडॉप्ट कर रहे हैं, सो दिस पर्टिकुलर अडॉप्शन ऑफ यूरोपियन यूनियन पॉलिसी could be a major setback or major roadblock for this FTA negotiation. क्यों? क्योंकि इंडिया का सीधा मानना है कि जो EU स्टाइल का कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म है, CBAM है, ये इंडिया से जो मेटल एक्सपोर्ट होता है UK को और यूरोपियन कंट्रीज़ को, वो इम्पैक्ट करेगा। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है मेटल और जो अदर चीज़ें जैसे कार्बन एमिशन, जैसे फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है, वो एक्सपोर्ट इम्पैक्ट करेगा। तो डेफिनेटली इंडिया नहीं चाहता कि इंडिया पर भी इसी तरह का कोई भी टैक्स लगाया जाए जिससे कि जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनको नुकसान हो। तो इंडिया का कहना कि एक साइड तो आप हमसे टैरिफ कंसेशन के लिए आप हमसे FTA नेगोशिएट कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हो, जिसमें कह रहे हैं कि हम कई सारे आपको टैक्स कंजप्शन, टैरिफ कंजप्शन, कंसेशन, नॉट कंजप्शन, कंसेशन प्रोवाइड करेंगे, एग्जम्पशन प्रोवाइड करेंगे, और दूसरे साइड आप इस तरह का कार्बन टैक्स जैसी पॉलिसी ला रहे हैं जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं, और इसीलिए गवर्नमेंट, दोनों ही साइड से गवर्नमेंट ने फिलहाल के लिए इस डेलिब्रेशन, इस नेगोशिएशन को, जो FTA नेगोशिएशन चल रहा है, इसको कंप्लीट करने की कोई डेडलाइन अभी अनाउंस नहीं करी थी। लेकिन इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है कि इफ़ यू आर फॉलोइंग द EU स्टाइल कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, देयर विल बी द मेजर रोड ब्लॉक फॉर FTA नेगोशिएशन। हालांकि अगर हम EU कार्बन टैक्स की बात करें, जिसको हम CBAM भी बोलते हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इसके तहत EU का ये कहना है, EU मीन्स यूरोपियन यूनियन का ये कहना है कि वो कार्बन एमिशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं बाय इम्पोजिंग एडिशनल लेवी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स, जिससे कि कार्बन फुटप्रिंट कम हो यूरोपियन कंट्रीज़ का। लेकिन इंडिया और अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ का ये कहना है कि आप करिए, आपको जो भी करना है, बट इट शुड नॉट बी एप्लीकेबल यूनिफॉर्मली टू एवरी कंट्री। एक तो ये WTO के नॉर्म्स को भी वॉयलेट कर रहा है, इसके अलावा आपका हमारा जो FTA चल रहा है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा अगर आप एडिशनल टैक्स इम्पोज करेंगे हमारे एक्सपोर्ट पर। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। वर्ल्ड बैंक कट्स इंडिया GDP आउटलुक टू 6.3%। तो वर्ल्ड बैंक ने ट्यूसडे को इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 24 का जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 6.3 कट कर दिया है। पहले कितना फोरकास्ट किया था? पहले 6.6 का फोरकास्ट था। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 24 में इंडिया के जो GDP का फोरकास्ट किया गया था वो 6.6 किया गया था। उसको रिड्यूस करके दूसरे रिवीजन में वर्ल्ड बैंक ने इसको 6.3 कर दिया है। अब किया है तो कोई रीज़न साइट किया होगा, तो डेफिनेटली जो रीज़न साइट किया है वर्ल्ड बैंक ने वो ये किया है कि जो कंजप्शन है
कंजप्शन ग्रोथ है, जो कंज्यूमर कंजप्शन है, हाउस होल्ड कंजप्शन है, वो डिक्लाइन कर रहा है। जैसा एंटिसिपेट किया था वर्ल्ड बैंक ने वैसा नहीं था, डिक्लाइन कर रहा था। इसके अलावा जो एक्सटर्नल अनसर्टनिटीज़ बनी हुई हैं उसकी वजह से भी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। तो 2 रीज़न साइट किए हैं, कंजप्शन डिक्लाइन हो रहा है और एक्सटर्नल कंडीशंस, जो एक्सटर्नल वोलेटाइल सिचुएशंस बनी हुई हैं उसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये, कंजप्शन सडनली क्यों डिक्लाइन होने लगा? तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जिस तरीके से बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, आरबीआई जो है, एमपीसी जो है, इंटरेस्ट रेट हाइक पर जा रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग पर जा रहा है, जैसे जो प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से बोरोइंग कॉस्ट बढ़ रही है। बोरोइंग कॉस्ट की वजह से स्लोअर इनकम ग्रोथ है, प्राइवेट कंजप्शन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। हालांकि अगर गवर्नमेंट कंजप्शन की बात करें तो वो भी उतनी पेस से नहीं बढ़ रहा है जितनी पेस से एंटिसिपेट किया गया था। तो ओवरऑल कंजप्शन, चाहे वो प्राइवेट कंजप्शन हो चाहे वो गवर्नमेंट कंजप्शन हो, दोनों में ही डिक्लाइन की वजह से वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको स्लैश डाउन किया है। अब देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल नंबर 1 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। वर्ल्ड बैंक एडीबी कट इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। अभी मिंट के एनालिसिस में हमने कवर किया कि वर्ल्ड बैंक ने क्यों इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको स्लैश डाउन किया है। अब वर्ल्ड बैंक के साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी भी ने भी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ फोरकास्ट है उसको स्लैश डाउन किया है। तो एडीबी ने कितना कहा है? 6.4 का प्रोजेक्शन किया है, वर्ल्ड बैंक ने 6.3 का प्रोजेक्शन किया। आप मुझे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि बेसिकली एशियन डेवलपमेंट बैंक है कहाँ, इसका हेडक्वार्टर और कैसे फॉर्म हुआ। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट बैंक्स ने, वर्ल्ड बैंक ने और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रॉक्सीमेटली 30 से लेकर 80 बीपीएस पॉइंट का रिडक्शन किया है इंडिया के जीडीपी फोरकास्ट में। रीजन ग्लोबल और डोमेस्टिक फैक्टर। डोमेस्टिक फैक्टर्स हम कवर कर चुके हैं, जहां पर वर्ल्ड बैंक का एक कहना है कंजप्शन जो है वो डिक्लाइन कर रहा है, प्राइवेट कंजप्शन भी डिक्लाइन कर रहा है, गवर्नमेंट कंजप्शन भी डिक्लाइन कर रहा है। कंजप्शन नहीं है तो डेफिनेटली प्रोड्यूसर विल नॉट हैव एनी इंसेंटिव टू प्रोड्यूस मोर। इफ देयर इज नॉट प्रोडक्शन, देयर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी, देयर विल बी इकोनॉमिक स्लैश डाउन। इसके अलावा जो ग्लोबल स्लो डाउन है उसका इस पर लोअर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो 6.9 जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 का प्रोजेक्शन है उससे रिड्यूस करके 6.3 कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने। और रीज़न वही सारे, मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग, लोअर कंजप्शन, हाई ग्लोबल अनसर्टनिटी, ऑल दीज आर इम्पैक्टिंग द प्राइवेट कंजप्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कम रहेगी। अगर एडीबी की बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, तो उसने भी यही बोला है कि जो ग्लोबल कंडीशंस हैं अगर वो उस फॉर्मेट में डिटोरिएट नहीं करती हैं जितना हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, अगर उस फॉर्मेट में उसमें रिसेशन या स्लो डाउन देखने को नहीं मिलता है तो डेफिनेटली इंडिया की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो सकती है, हायर ग्लोबल डिमांड होगी, यानी एक्सपोर्ट बढ़ेगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो इंडिया में थोड़ा सा जीडीपी ग्रोथ रेट हमें ज़्यादा देखने को मिल सकता है। कंडीशनल है कि अगर ग्लोबल कंडीशंस जो हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटी या ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशंस उतनी वर्स्ट नहीं होती जितना एंटिसिपेट किया जा रहा है तो एक्सटर्नल मार्केट में डिमांड होगी, एक्सटर्नल मार्केट में डिमांड होगी तो इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ करेगा, एक्सपोर्ट इंक्रीज़ करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन बढ़ेगा। बट जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, अगर वो और ज़्यादा वर्स होती है तो डाउनवर्ड प्रेशर या डाउनवर्ड इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा ग्लोबल डिमांड में, अनसर्टेनिटी इंक्रीज होगी और डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इंडिया की ग्रोथ पर निगेटिव पड़ेगा। इंडिया की जो ग्रोथ है वो टेपर डाउन होगी और इन्फ्लेशन जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। इसके अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इम्पैक्ट कर रहा है एबनॉर्मल रेन की वजह से, हायर टेम्परेचर की वजह से, एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से, उसको भी एक रीज़न साइट किया है फॉर इन्फ्लेशन और कहा है इसकी वजह से भी जो सेंट्रल बैंक है वो और ज़्यादा पॉलिसी रेट हाइक पर जाएगा जिसका इम्पैक्ट हमें डायरेक्टली जीडीपी और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो एडीबी ने जो हायर रेंज, अनसर्टन एबनॉर्मल रेंज और हायर टेम्परेचर की सिचुएशंस देखने को मिल रही उसको भी एक रीज़न साइट किया है फॉर लेसर इकोनॉमिक ग्रोथ। सो दिस इज़ द आउटलुक फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 24। हम देख सकते हैं जीडीपी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ईयर ऑन ईयर बेसिस, रिटेल इन्फ्लेशन कितनी रहेगी और कैड कितना रहेगा। कैड का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं।
और इसके अलावा अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने इंडिया के लिए क्या ग्रोथ फोरकास्ट किया, तो अगर आप देखें तो मोर और लेस सभी का जो फोरकास्ट है 6% से लेकर के 6.3% के बीच की रेंज में, यानी इकोनॉमिक सर्वे 6.5 थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है, आरबीआई 6.4, एसएनपी 6, आईसीआरए 6, इंडिया रेटिंग 5.9, ओसीईडी 5.9। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 of business standard, article number 5, central slashes windfall tax on crude oil to nil। तो सेकेंड रिवीजन में 18th रिवीजन में सेकेंड टाइम गवर्नमेंट ने जो विंडफॉल टैक्स था जो 4,400 का था उसको रिड्यूस करके निल कर दिया है। पहले कितना था, 3,500 किया था, उसके बाद उसको रिड्यूस करके निल कर दिया था। जो स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी SAED लगाई है, जिसको हम कॉमन पार्लांस में, कॉमन भाषा में विंडफॉल टैक्स भी बोलते हैं। बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने इसको विंडफॉल टैक्स बोला था, तो इंडिया में भी इसको विंडफॉल टैक्स के ही नाम से जाना जाएगा। हालांकि जो इंट्रोडक्शन किया गया था वो इस पर्टिकुलर नाम से किया गया था, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। तो इसको फिलहाल के लिए रिड्यूस कर दिया है निल, यानी पहले जो रिडक्शन था वो 1,000 रुपये का किया था, अब फाइनली रिड्यूस कर दिया है। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला है कि जो रिवीजन है वो कंटिन्यू रहेगा, और अगर प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं, प्राइस इंक्रीज होते हैं क्रूड ऑयल के, तो प्रॉबली ये स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो है वो फिर से इम्पोज करी जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम इट, इट हैज़ ऑल्सो रिड्यूस द लेवी ऑन डीजल, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो ऑल रिड्यूस करी 50 पैसा पर लीटर से। दिस मीन्स दैट क्रूड ऑयल, एविएशन, टर्बाइन एंड पेट्रोल विल नाउ अट्रैक्ट एनी फर्दर विंडफॉल टैक्स। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो रिमूवल है विंडफॉल टैक्स का, ये जो फ्यूल एक्सपोर्टर्स हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इन सब के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है। तो जो कंपनीज हैं उन्होंने गवर्नमेंट के इस डिसीजन को वेलकम किया है। और हम सभी जानते हैं व्हाट इज़ विंडफॉल टैक्स, इट्स अ स्पेशल टैक्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन एनी कंपनी और इंडस्ट्री व्हेन दे स्टार्ट अर्निंग द एबनॉर्मल गेन्स, अनएंटिसिपेटेड प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को शेयर करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इस तरह के टैक्स इम्पोज करती है। सो दिस इज द स्टोरी सो फार। जून 2022 में इंडिकेट किया था ऑयल मिनिस्ट्री ने कि विंडफॉल टैक्स जो है वो लगाया जा सकता है। लेटर ऑन विंडफॉल टैक्स लगा दिया गया जुलाई 1 में। कितना कितना लगाया गया, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। 6 रुपये per liter on ATF and petrol export and 13 rupees per liter on diesel export। और हर 15 दिन बाद रिव्यू होता था। लास्ट मंथ गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक क्रूड ऑयल था उस पर रिड्यूस किया था विंडफॉल टैक्स, 4,400 से रिड्यूस करके 3,500, और वो 3,500 को भी रिड्यूस करके 0 कर दिया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गुड्स एक्सपोर्ट है $447 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनल डेटा अवेटेड गोयल। तो हमारे जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने ट्यूसडे को बोला है कि इंडिया का जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट है वो $747 बिलियन तक पहुंच चुका है। कब, फाइनेंशियल ईयर 23। तो जो ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हुआ है इसमें इंडिया का जो गुड्स का एक्सपोर्ट रहा है वो $447 बिलियन का रहा है इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। लास्ट ईयर कितना था, $442। तो $442 से इंक्रीज होकर के 447 हो गया। अप्रॉक्सीमेटली $6 का हमें $6 बिलियन का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। 6% का इंक्रीज है लास्ट ईयर से। हालांकि फाइनल और एक्चुअल डेटा है वो अभी कलेक्ट करके पब्लिश फाइनलाइज नहीं हुआ है, और ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो फाइनल डेटा है वो उससे ज़्यादा है। अगर सर्विस एक्सपोर्ट की बात करें तो सर्विस एक्सपोर्ट में भी हमें हायर इंक्रीज या ग्रोथ देखने को मिली है। सर्विस एक्सपोर्ट ने अप्रॉक्सीमेटली $320 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो कि पिछले साल यानी 22 में अप्रॉक्सीमेटली $254 था। तो 254 से इंक्रीज होकर के $320 बिलियन तक पहुंच चुका है सर्विस का एक्सपोर्ट। तो गुड्स के एक्सपोर्ट में भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, सर्विस के एक्सपोर्ट में भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। दिस इज अ वेरी रोबस्ट नंबर, क्योंकि जिस समय इकोनॉमिक अनसर्टनिटी बनी हुई है ग्लोबल लेवल पर, जिस तरीके से वेस्टर्न इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स कर रही है, बैंक्स कोलैप्स कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये नंबर अचीव कर पाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर फॉर इंडियन गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ।
और ये डेटा कब रिलीज़ किया? तो बेसिकली जो मिनिस्टर थे वो एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस सपोर्टिंग द जर्नी टुवर्ड्स इंडिया एट 2047। तो एक इवेंट था जहाँ पर एक रिपोर्ट को अनवेल कर रहा था, रिपोर्ट को लॉन्च कर रहे थे। उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ये डेटा प्रेजेंट किया गया और जहाँ पर भी बताया गया कि अभी भी और सारे फास्ट ट्रैक ट्रेड फैसिलिटेशन रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया को लेवल फ्री पाने के लिए कई सारे रिफॉर्म्स चाहिए। ओवरऑल जो टारगेट सेट किया गया था वो 772 बिलियन का रखा गया था, डॉलर 777 यानी 772 का टारगेट जो गवर्नमेंट ने रखा है। अगर वो अचीव हो जाता है आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा, तो हो सकता है जो 2 ट्रिलियन का टारगेट 2030 के लिए कल भी हमने डिस्कस किया था, एक्सपोर्ट के लिए रखा गया है 2 ट्रिलियन का, $2 ट्रिलियन का जो टारगेट रखा गया, जिसमें 1 ट्रिलियन फॉर गुड्स एंड 1 ट्रिलियन फॉर सर्विस सेक्टर जो टारगेट रखा गया, प्रोबेबली गवर्नमेंट इसको रिवाइज कर दे और ज़्यादा इंक्रीज कर दे अगर ये 772 का डेटा अचीव हो जाता है फॉर फाइनलाइज एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ डाटा। एज ऑफ नाउ ये डेटा है अभी एक्सपोर्ट का, गुड्स के एक्सपोर्ट का और सर्विस के एक्सपोर्ट का। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। एमएफ लाइट में गिव ₹6.7 ट्रिलियन ETF लैंडस्केप और बूस्ट। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कई टाइम से कंसोलिडेशन रिफॉर्म के केस में लगी हुई है। अभी रिसेंटली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने प्लान किया है कि वो म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशन इशू करेगा फॉर एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ऑफरिंग पैसिव ओनली प्रोडक्ट इन करंट फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसे एएमसीज जो कि पैसिव ओनली प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशन इशू करने जा रहा है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हम कह सकते हैं प्लान किया है उसने इस रेगुलेशन को इशू करने का। एंड अंडर दिस प्रपोज्ड फ्रेमवर्क SEBI is actually thinking to reduce the compliances burden by 90%। तो जो compliances burden है, डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा बर्डन है कंपनीज पर, एएमसीज पर, उसको 90% तक रिड्यूस करने की बात करी जा रही है। इसके अलावा लिमिटेशंस जो नेटवर्थ और एक्सपीरियंस पर लगाई है फॉर ऑफरिंग द एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट्स, ETFs को ऑफर करने के लिए, वो लिमिटेशंस, वो एक्सपीरियंस को भी गवर्नमेंट या से भी थोड़ा सा रिड्यूस कर देगी। तो ETF प्रोडक्ट्स को ऑफर करने के लिए जो AMCs पर, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज पर जो एक्सपीरियंस की और नेटवर्थ की लिमिटेशन लगी है, प्रॉबली उसको भी रिड्यूस करने की बात हो रही है इस नए रेगुलेशन में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये होता है, अगर SEBI ये रेगुलेशन नया फ्रेमवर्क इशू करती है, This particular move will be a game changer for passive fund industry। ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी एफसीज जो कि ETF ऑफर करती हैं। What is this ETF? Exchange traded funds। तो अगर ये नया रेगुलेशन ऑफर होता है जहाँ पर ये सारे चेंजेस किए जाते हैं, एक्सपीरियंस में जो थ्रेशोल्ड वैल्यू उसमें चेंज किया जाता है, नेटवर्थ में चेंज किया जाता है, कंप्लाइंसेस में चेंज किया जाता है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ गेम चेंजर। तो अभी जो ETF केवल 1/5 कॉन्स्टिट्यूट करता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, इसमें हमें और ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। तो 40 ट्रिलियन की जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है उसका 1/5 कॉन्स्टिट्यूट करता है ये ETF प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर ये चेंज आता है तो दिस विल बी अ गेम चेंजर और ETF का जो लैंडस्केप है उसको एक सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा। सो लेट अस सी किस तरीके से इस कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क को SEBI जो है वो इम्प्लीमेंट करती है इन ऑर्डर टू प्रमोट द इनोवेशन एंड इनफ्लो। अब देख लेते हैं नेक्स्टली, फोन पे एंटर्स ई-कॉमर्स मार्केट विद ONDC। ONDC के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही एम्बिशियस इनिशिएटिव था जहां पर गवर्नमेंट जो है वो कई सारे जो स्मॉल वेंडर्स हैं, जो स्मॉल रिटेलर्स हैं, उनको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही थी फॉर फाइटिंग अप विद ऑल द अननेसेसरी कॉम्पिटिशन दैट हैज़ बीन इनकलकेटेड बाय दीज बिग कंपनीज और स्पेशली US बेस्ड कंपनीज जो थी। इनसे जो कंपटीशन आ रहा था, जो कॉमर्स की वजह से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से जो कंपटीशन मिल रहा था स्मॉल वेंडर्स को,
उनको वो जो डिसएडवांटेज सिचुएशन पे उनको प्रमोट करने के लिए ONDC लाया गया था। दिस वाज द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जहाँ पर जो छोटे छोटे वेंडर्स थे उनको भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था। तो फिनटेक मेजर फ़ोन पे जो है वो भी अभी कॉमर्स में एंटर करने जा रही है। तो उसने अपना एक शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है, पिन कोड ऑन गवर्नमेंट बैक ONDC प्लेटफॉर्म। तो उसने ONDC प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हुए ई कॉमर्स मार्केट में एंट्री करी है फ़ोन पे ने। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप, 3 कंप्लीटेड टेक्सटाइल पार्क्स क्लोज्ड, फाइंड कैग रिपोर्ट। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने 3 टेक्सटाइल पार्क ओपन किए थे, एक सूरत में, एक गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र में, और उन्हें बोला गया था कि सक्सेसफुली वो कंप्लीट हो गए हैं और फंक्शनल हैं। बट कैग ने अपनी रिसेंट रिपोर्ट में पाया है, कैग मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिसेंट रिपोर्ट में पाया कि फिलहाल के लिए वो जो पार्क थे वो क्लोज डाउन है, वो फंक्शनल नहीं है। तो जो कंप्लायंस ऑडिट हो रहा था इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का, जिसको कैग ने किया था, उसमें तीनों पार्क जो है वो क्लोज डाउन पाए गए हैं। So that is all for today, students. If you like the lecture, please share it among your network and friends. Like, share and subscribe. Thank you.